अगली हेडिंग है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगली हेडिंग क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड ये नाम और कहीं पे आया था? कहां पर आया था? प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट जब लिखे थे, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट जब अपन क्या पढ़ रहे थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड बोल लो कि डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड बोल लो, है ना, दोनों में एक आया था प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर दो नाम लिखे थे, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आप लोगों को बताया जाएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। तो सबसे पहले देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन another for satisfaction of a particular want like tea and coffee। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो एक के बदले एक चीज महंगी हो गई या एक चीज आपको यूज नहीं करनी है तो उसके बदले आप दूसरा कुछ यूज कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड। जैसे चाय नहीं मिल रही है मार्केट में तो क्या पी लोगे? कॉफी। कॉफी नहीं मिल रही तो क्या पी लोगे? चाय। डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी वेरीज डायरेक्टली विद प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी वेरीज, किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो वेरी करती, वेरी मतलब चेंज होती है, डायरेक्टली विथ प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर प्राइस में कुछ कम ज्यादा हो रहा है तो डिमांड जो है ना अपने वाले गुड्स की, मेन प्रोडक्ट की, उसकी डिमांड में भी फर्क पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग चाय पी रहे हो, चाय मिलती है 10 रुपए की, उधर कॉफी है, कॉफी मिलती है 20 रुपए की। तो मैं जब भी जाता हूँ ना नीचे तो मैं हमेशा क्या करता हूँ? चाय पीता हूँ, हमेशा चाय पीता हूँ। अब कल से सामने वाला कॉफी भी 10 रुपए में बेचने लग जाएगा, तो जो पब्लिक है चाय छोड़ के किधर शिफ्ट होना चालू कर देगी। तो इससे कॉफी में क्या हो रहा है वो हम नहीं देख रहे, हम क्या करेंगे? चाय की डिमांड बढ़ गई कि कम हो गई? और कॉफी और महंगी हो गई थी और 20 के बजाय 40 रुपए की कॉफी हो जाएगी, तो इससे टी की जो डिमांड है क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। क्लियर है? अब स्टारबक्स से तो बात अलग है। अब स्टारबक्स में लोग महंगी कॉफी उसके बाद भी पीने जाते हैं, क्यों? स्टेटस। तो वहां पर मैटर नहीं करता। ये बता रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर है, देखो सब्स्टिट्यूट गुड की अगर प्राइस बढ़ती है, सब्स्टिट्यूट की गुड की प्राइस पहले कितनी थी? पी थी, पी मतलब ये थी, बाद में बढ़ के कितनी हो गई? तो इससे डिमांड ऑफ टी, मतलब कॉफी की प्राइस अगर बढ़ती है तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? वो भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए एक ऐसा वो बनता है। ये निगेटिव स्लोप है कि पॉजिटिव स्लोप है? निगेटिव स्लोप किसको बोलते हैं? ऐसा रहता है तो समझ में एक बात। अगर पहले प्राइस इतनी थी टी कॉफी की, तो टी की डिमांड भी कितनी थी? कम थी। अब जैसे ही कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो उससे टी की भी क्या बढ़ गई? डिमांड बढ़ गई। उसके बाद बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स which are used together to satisfy particular wants। Complementary goods are those goods which are used together to satisfy particular wants। मतलब समोसा है तो साथ में क्या है? चटनी। Demand for a given commodity varies inversely with the price of complementary goods। For example, if price of a complementary good say sugar increases, then demand for given commodity say tea will fall as it will relatively costlier to use both together। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर प्राइस बढ़ रही है कम हो रही है, उससे जो मेन गुड्स है उसकी भी डिमांड में क्या होगा? कम या ज्यादा आएगा। डिमांड अगर इसकी प्राइस बढ़ रही है, किसकी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो मेन गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि दोनों को साथ में देंगे तो चीज महंगी हो जाएगी ना भाई। या तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड दो ही मत। जैसे होटल में जाओगे, अभी प्याज महंगी हो गई थी ना तो खीरा और मूली देने लग गए थे, तो प्याज कोई नहीं देता था। क्यों? अगर प्याज भी देने लग गए तो उनको अपने डिश का रेट बढ़ाना पड़ जाएगा। डिश का रेट बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? कस्टमर खाना कम कर देगा। इसलिए प्याज को हटा दो वहां से, तो उसकी डिश का रेट क्या है? बराबर रहेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री की जो गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो डिमांड है वो कैसी होती है? निगेटिव स्लोप होती है। कैसी होती है? निगेटिव स्लोप। कैसे? अगर शुगर की प्राइस बढ़ रही है
तो मेन गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले शुगर की प्राइस कितनी थी, कम थी, तो डिमांड इतनी थी। अब शुगर की प्राइस जैसी बढ़ी तो मेन गुड्स की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। इट मस्ट बी नोटेड दैट, अच्छा मैं ये पैराग्राफ रीड नहीं करता, क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया ये निगेटिवली स्लोप्ड है, इसकी डिमांड बढ़ी तो ये ऐसा करके वो सब समझाता है। जैसे यहाँ पर P1 और ये क्या है Q1 है, तो यहाँ पे कहीं लिखा होगा P1 Q1, देखना P1 और Q1 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, P1 Q1 किसको रिप्रेजेंट करता है, P1 बोलता है न्यू प्राइस ऑफ शुगर और न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, और ये क्या P और Q क्या है, ओल्ड प्राइस ऑफ शुगर एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है। It must be noted that demand curve shows relationship between quantity demanded of a given commodity and its price. So, figure 3.10 and figure 3.11 are not demand curves. ये जो है ये दोनों क्या है, they are not demand curve as they show relationship between demand of a given commodity and price of the related goods. मतलब ये बोलना चाह रहा है कि भाई जो हम डिमांड कर वाला जो ग्राफ पढ़े थे ना, उसमें जो ये था ना, ये स्लोप, इसको डिमांड कर्व बोलते थे। क्या बोलते थे, डिमांड कर्व, क्योंकि वो उसी गुड्स की प्राइस और उसी गुड्स की डिमांड के बारे में बात करता था, उसी गुड्स की प्राइस का क्या डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो क्या बताते हैं, किसी और गुड्स की प्राइस में फर्क पड़ने से किसी और गुड्स की डिमांड में क्या फर्क पड़ जा रहा है। तो ये इसको अपन, इसलिए अपन इसको क्या नहीं बोल सकते, डिमांड कर्व नहीं बोल सकते। क्लियर है भाई, मेरी बात समझ में। उसके बाद आगे सब्स्टिट्यूट गुड्स वर्सेस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मीनिंग क्या है, सब्स्टिट्यूट मतलब उसके बदले कोई और यूज कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब साथ में देना पड़ता है। नेचर ऑफ डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब सब्स्टिट्यूट गुड मतलब कॉम्पिटिटिव डिमांड, जैसे मैगी है और साथ में क्या है, यूपी है, तो दोनों की प्राइस जो रहेगी, अब मैगी का सब्स्टिट्यूट ही तो है यूपी, तो दोनों की जो प्राइस है ना, दोनों की जो डिमांड है कैसी होगी, वो कॉम्पिटिटिव होगी। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री की डिमांड जो होती है वो कैसी होती है, जॉइंट डिमांड होती है। ये वर्ड याद रखना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स की कैसी डिमांड होती है, वेयरएस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कैसी डिमांड होती है, जॉइंट डिमांड। रिलेशन, प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड हैज पॉजिटिव रिलेशनशिप क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ, मतलब एक सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस का रिलेशन दूसरे गुड्स की, उसके जो सब्स्टिट्यूट है उसके डिमांड के साथ होता है। और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड है निगेटिव रिलेशनशिप विद क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अनदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, मतलब इसका किस टाइप का रिलेशन है, पॉजिटिव, और इसका किस टाइप का रिलेशन है, नेगेटिव। एग्जांपल्स, टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी, और इसका टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल। कैसे, कार पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा तो कार की सेलिंग कम होगी कि नहीं, पेट्रोल वाली, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव रिलेशनशिप। ये बढ़ता है तो दूसरा क्या हो जाता है, कम। ठीक है, और ये इन दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब अगर मेन प्रोडक्ट की डिमांड, मेन प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दिए तो उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स। डिमांड जो है, अब बताओ, अनरिलेटेड गुड्स समझते हो ना, एक रिलेटेड गुड्स होता है और एक अनरिलेटेड, मतलब ऐसा कोई गुड्स जिसका कोई लेना देना नहीं है। एप्पल का मोबाइल का रेट गिर गया, एप्पल के मोबाइल का रेट गिर गया, तो इस पे फर्नीचर का प्राइस बढ़ना चालू हो गया, या फर्नीचर की डिमांड बढ़ गई, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा होगा, एप्पल और फर्नीचर के बीच में कोई लेना देना है, नहीं है। इसलिए ऐसा कोई भी अनरिलेटेड गुड्स है, उसकी प्राइस में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसे डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्रॉस डिमांड किसको बोलते हैं, पढ़ो, क्रॉस डिमांड किसको बोलते हैं, क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड refers to the relationship between demand of a given commodity and the price of related commodities.
other things remaining same, cross demand indicates how much quantity of a given commodity will be demanded at a different price of related commodity, substitute or complementary. Cross demand मतलब, cross demand refers to the relationship between demand of a given commodity and the price of रिलेटेड कमोडिटी. मतलब एक कमोडिटी जैसे पेट्रोल का रेट कम ज्यादा हो रहा है, इससे कार की सेलिंग में क्या, कार की डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है. तो इनके बीच में जो डिमांड का जो रिलेशनशिप बना है, प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस डिमांड. क्या बोलेंगे उसको? क्रॉस डिमांड. मतलब कार का पेट्रोल का रेट कम या ज्यादा होने से कार के डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है, उसको बोलेंगे क्रॉस डिमांड. ठीक है. क्रॉस डिमांड जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी कनक? क्रॉस डिमांड पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी? सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होगी? पॉजिटिव. और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होगी? नेगेटिव. क्या लिखा है पढ़ो. सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है. पॉजिटिव कब होगी? जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात आएगी. और नेगेटिव कब होगी? जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात आएगी. क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड. क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड. क्रॉस प्राइस इफेक्ट refers to effect on demand of a given commodity due to change in price of a related commodity. It means that cross price effect originates from substitute goods and complementary goods. Let us understand the effect of demand curve of a given commodity when there is change in prices of substitute goods and complementary goods. क्रॉस प्राइस इफेक्ट मतलब क्या होता है भाई? जब कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इसकी प्राइस में अगर कोई चेंजेस हो रहा है, किसकी प्राइस में चेंज हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट. तो इसके कारण जो अपना मेन गुड्स है उसके डिमांड में क्या कम या ज्यादा हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑफ डिमांड. मैं तो इतने देर से पढ़ रहा हूँ, वही बात घुमा घुमा के नहीं बता रहे, कोई नई चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं बस. हाँ, नए नए टर्म्स लेकर आ जा रहे हैं हर बार. क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है, निगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा, क्रॉस डिमांड क्या होता है. भाई हर चीज का मतलब घुमा फिरा के वही है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज होने के कारण मेन गुड्स में क्या हो जा रही है, उसकी डिमांड में कमी या ज्यादा हो जा रहा है. तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस डिमांड. उसका जो इफेक्ट पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस एंड प्राइस इफेक्ट. पॉजिटिव कब होगा? सब्स्टिट्यूट के केस में. और नेगेटिव कब होगा? कॉम्प्लीमेंट्री की गुड्स में. चेंज इन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? पढ़ो. सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? बोलो प्रणय. प्राइस इंक्रीज होगा तो देखो, चेंज इन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड. अ चेंज मतलब वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है. अ चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी. पहला, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो अगले वाले जो गुड्स की डिमांड में क्या होगा? बढ़ेगा. तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है. और डिक्रीज हो जाएगी सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस तो लोग इधर शिफ्ट होना चालू हो जाएंगे, तो अगले वाले गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? 5.5. ठीक है. तो ये भी गिर जाएगा. क्लियर है? क्योंकि सीधा सीधा बोल दिया ना, डायरेक्टली अफेक्ट. डिमांड कर्व ऑफ अ गिवन कमोडिटी शिफ्ट टुवर्ड फ्रॉम लेफ्ट डी टू D1. मतलब डिमांड देखो, पहले जो मेन कमोडिटी है ना उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है. चेंज किसके प्राइस में हो रहा है? सब्स्टिट्यूट के. तो देखो, मेन प्रोडक्ट जो है ना उसकी डिमांड पहले इतनी थी. अब जैसे ही सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की क्या बढ़ गई? प्राइस बढ़ गई.
उसके कारण जो मेन प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में भी क्या फर्क पड़ गया, चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, शिफ्ट देखने को मिला आपको, ये अपने एक्सिस से खसक के आगे भाग गया। इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, फॉरवर्ड, इनवर्ड की आउटवर्ड, आउटवर्ड, अलग अलग नाम थे ना कल। उसके बाद इसको देख लो, अब यहाँ पे प्राइस कम हो जा रही है, तो कम होने से डिमांड भी कम हो जाएगी मेन गुड्स की। तो आपका यहाँ पे मूवमेंट जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, बैकवर्ड, मतलब ये कम हो गया ना भाई। पहले डिमांड इतनी थी, अब कितनी हो गई, कम हो गई। तो ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया अंदर। ठीक है, नहीं आया समझ में, इजी है बहुत, कुछ है ही नहीं, नहीं आएगा आपको। भाई पहले प्राइस कितनी थी, इतनी थी, मतलब इतनी प्राइस का लेवल था। ठीक है, अब प्राइस आपकी क्या हो गई, कम हो गई, किसकी, सब्स्टिट्यूट गुड्स की। तो जिसके कारण आपकी डिमांड क्या हो गई, मेन गुड्स की। तो अब पहले डिमांड इतनी थी, अब कम हो गई। तो पहले एरो ऐसे बनाते थे, अब एरो कहाँ से बनाओगे यहाँ से। तो ये अंदर शिफ्ट हो गया, ये बोल रहे हैं। चेंज इन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में कमी या ज्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर बात करेंगे चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है। एन इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इनवर्सली अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी, मतलब इनवर्सली अफेक्ट करता है ये। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर प्राइस बढ़ती है, यहाँ पर आपको इनवर्ट शिफ्ट देखने को मिलेगा, और अगर बढ़ेगी तो आउटवर्ड। और सब्स्टिट्यूट के केस में बढ़ेगी तो बाहर, और अंदर होगी तो, मतलब कम होगी तो अंदर, और इसमें उल्टा। बताना पड़ेगा कि समझ में, हर्ष समझ गया। उसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब हम बात करेंगे नॉर्मल गुड्स एंड इंटीरियर गुड्स, मतलब ये ना अलग अलग टाइप के गुड्स का आपस में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, रिलेशन। नॉर्मल गुड्स क्या होता है और इंफीरियर गुड्स क्या होता है। नॉर्मल गुड्स मतलब मोस्ट ऑफ द कमोडिटी दैट वी यूजुअली बाय आर नॉर्मल सुपीरियर गुड्स, मतलब ज्यादातर जो भी हम प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं वो नॉर्मल नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, नॉर्मल। और नॉर्मल को ही क्या माना गया है, सुपीरियर। एज अ जनरल प्रैक्टिस a consumer buy more of such goods when his income rises and less of it when his income falls, मतलब जब इनकम ज्यादा होगी तो नॉर्मल गुड्स, सुपीरियर गुड्स ज्यादा खरीदेगा, अच्छी क्वालिटी का गुड्स खरीदेगा। और गुड्स अगर कम, इनकम अगर कम होगी तो कम खरीदेगा। नॉर्मल गुड्स रिफर टू दोज गुड्स whose demand increases with increase in the income, इनकम बढ़ने से जिसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर है ना, हमेशा इसको रिफर किससे कर रहा है, इनकम से। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स को किससे रिलेट करता था, प्राइस से। और नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स को किससे रिलेट कर रहा है, इनकम से। तो देखो पहले किसी की इनकम थी कितनी, y, इनकम बढ़ के कितनी हो गई, y1। तो इनकम जब y थी तो डिमांड कितनी थी, नॉर्मल गुड्स की कम थी। अब इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कितनी हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव स्लोप देखने को मिलेगा। उसके बाद इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स रिफर टू दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन इनकम, इसकी डिमांड जो है इनकम के डिक्रीज होने से भी गिर जाती है। It means that there exists an inverse relationship between income and demand for inferior goods, मतलब इनवर्स रिलेशन है किसके किसके बीच में, इनकम के और इंफीरियर गुड्स की डिमांड में। अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो लोग इंफीरियर गुड्स खरीदेंगे क्या, अगर इनकम कम होती है तभी वो इंफीरियर गुड्स खरीदेंगे। मतलब बोल सकते हैं कि इंफीरियर गुड्स, अगर इंफीरियर गुड्स सॉरी किसी की इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इनकम कम होगी तो बढ़ जाएगी। वही बताना चाह रहे हैं, पहले किसी की इनकम कितनी थी, कम थी, तो इंफीरियर गुड्स लोग ज्यादा खरीदते थे। फिर इनकम बढ़ गई तो इंफीरियर गुड्स अब कम खरीदना चालू कर दिए। तो इसके में जो स्लोप बनेगा, कौन सा स्लोप बनेगा, नेगेटिव स्लोप बनेगा। आया समझ में। तो नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस है, एक बार आप इसको रीड कर लेना। नेसेसरी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स क्या होते हैं, नेसेसिटी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स मतलब नेसेसिटी गुड्स
refer to those goods which there is no change in demand with a change in income of a consumer. मतलब नेसेसिटी, जरूरत की चीज ऐसी होती है जिसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं होगा सामने वाले की इनकम से। जरूरत की चीज होगी तो कितना भी महंगा हो जाए लेना ही पड़ेगा। सिलेंडर, अगर आप बाकी सारे फैक्टर को छोड़ दो, लकड़ी वकड़ी जला के खाना बनेगा ऐसा सोच लो, ऐसा मत सोचो, है ना। सिलेंडर अगर आज मिलता है मान लो 1000 रुपए का, कल हो जाएगा 4000 रुपए का, तो लोगे ही नहीं सिलेंडर। ये मान के चलो कि लकड़ी नहीं जला सकते तो लेना ही पड़ेगा, जरूरी की चीज है। क्या पेट्रोल 400 रुपए लीटर हो जाएगा तो आप लोग पेट्रोल भराना बंद कर दोगे? जरूरी चीज है, उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी आपकी। इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में क्या इफेक्ट पड़ता है? A change in income causes positive change in demand for normal goods, whereas negative change occurs in case of inferior goods. So demand curve of a given commodity affected by change in income in case of normal goods and inferior goods. मतलब किसी भी कमोडिटी की अगर डिमांड है उसमें चेंज आएगा तो देखा जाएगा गुड्स कैसा है, नॉर्मल है कि इंफीरियर। अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की भी डिमांड बढ़ेगी, और इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। ये डायरेक्ट रिलेशन है। और इंफीरियर गुड्स की इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो दोनों चीज को यहाँ पर बताया है। आगे बढ़ते हैं। ये बताने की कोशिश किया कि इंक्रीज इन इनकम और डिक्रीज इन इनकम, इनकम के डिक्रीज और इंक्रीज होने से क्या फर्क पड़ रहा है। अगर इनकम बढ़ती है तो उसका इफेक्ट किसमें किसमें देखा जा रहा है? पहले नॉर्मल गुड्स की बात हो रही है ना, कहीं लिखा है कि नॉर्मल गुड्स, हाँ नॉर्मल गुड्स में क्या फर्क पड़ता है? चेंज इन इनकम, सॉरी यहाँ पर है नॉर्मल गुड्स और चेंज इन इनकम इंफीरियर गुड्स। तो बताओ नॉर्मल गुड्स में कोई नई बात कर रहे हैं क्या? फिर से उसको ग्राफ से समझा देते हैं। तो ग्राफ अपन देखे, देखो पहले किसी की प्राइस किसी की कितनी है, जितनी है उतनी है, किसी चीज की प्राइस जितनी है उतनी है, लेकिन किसी की इनकम अगर बढ़ जाती है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल गुड्स की बढ़ जाएगी। और अगर इनकम अगर कम हो जाती है, प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये किसकी बात हो रही थी? नॉर्मल गुड्स की। और इंफीरियर गुड्स में अगर किसी की चीज की प्राइस उतनी है, प्राइस उतनी है, इनकम अगर बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इनकम अगर बढ़ रही है, सॉरी इनकम कम हो रही है, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया अपन ने, उसको 4-5 बार पढ़ डाले, वही चीज। अब राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना। कब डिमांड कर्व राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है? राइटवर्ड शिफ्ट होना मतलब यहां से इधर खसकना, और लेफ्ट मतलब यहां से यहां खसकना। कब होता है ऐसा? डिमांड कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्या कारण है ऐसे जिससे डिमांड कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है? क्या क्या ऐसे कारण है जिससे डिमांड जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है? शिफ्ट टुवर्ड्स राइट और शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, क्या क्या कारण है? पढ़ो। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज इन इनकम ऑफ इनकम नॉर्मल गुड्स के केस में, और डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, टेस्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर। ये तीन चीज की बात करोगे तो एक कहाँ आ गया, मार्केट डिमांड वाला 3 पॉइंट आ गया। अब ये जस्ट उसका उल्टा, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ, मतलब ये अगर याद है इसका उल्टा ये है। कोई दिक्कत है? शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट। काइंड्स ऑफ डिमांड, डिमांड के प्रकार। पहला क्या होता है? प्राइस डिमांड, उसके बाद क्या होती है? इनकम डिमांड, फिर क्या होती है? क्रॉस डिमांड, उसके बाद क्या? जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड और डिराइव्ड डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, अल्टरनेटिव डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड। टोटल टाइप्स ऑफ डिमांड कितनी होती है? 9। तो पहला आता है भाई प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड से क्या समझ में आ रहा है? किसी चीज की प्राइस कम या ज्यादा होने से उसकी डिमांड में जो इफेक्ट पड़ता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइस डिमांड।
इनकम डिमांड, किसी की इनकम कम या ज्यादा होने से जो गुड्स की डिमांड में फर्क पड़ता है उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस डिमांड मतलब सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस चेंज होने से के कारण मेन गुड की मेन गुड्स की डिमांड में जो फर्क आ जाता है उसको क्या बोलेंगे? जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड किसको बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और कंपोजिट डिमांड मतलब एक बार पढ़ के देखो। जॉइंट डिमांड व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली, मतलब एक या दो से ज्यादा गुड्स एक साथ डिमांड किए जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? जॉइंट डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर शुगर मिल्क टी लीव, मतलब दुकान में जाते हो तो दूध भी मांग रहे हो, शक्कर भी मांग रहे हो, चाय पत्ती भी, तो इसको क्या बोलेंगे? जॉइंट डिमांड। कंपोजिट डिमांड व्हेन अ कमोडिटी कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, व्हेन अ कमोडिटी कैन बी पुट टू, मतलब एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से जब आप यूज कर सकते हो, इट्स डिमांड इज नोन एज कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज अ कंपोजिट डिमांड एज इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस लाइक लाइटिंग रूम, रनिंग द रेफ्रिजरेटर, टीवी, एसी एटसेट्रा। मतलब कल एक एग्जांपल लिए थे ना इसी में अपन, काहे का एग्जांपल था? दूध का, कि भाई दूध का घर में पीने के भी काम आता है, दूध का दूध डेयरी वाला पनीर चीज ये सब भी बनाएगा, और दूध का मिठाई वाला मिठाई भी बनाएगा। तो इस टाइप की अगर कोई डिमांड है तो उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट। मतलब एक ही चीज की मल्टीपल अलग तरीके से यूज हो सकता है। डिराइव्ड डिमांड, डिराइव्ड डिमांड मतलब डिराइव्ड डिमांड मतलब किसी एक चीज की डिमांड बढ़ गई तो उसके कारण दूसरे की भी डिमांड बढ़ गई। किसी एक चीज की डिमांड बढ़ गई उसके कारण दूसरे चीज की भी डिमांड बढ़ गई, तो क्या बोलेंगे? डिराइव डिमांड। फॉर एग्जांपल बताऊं आप लोगों को पता है 2016 में जियो आया था। पहले 4G डेटा नहीं होता था, हम लोग पहले रिचार्ज कराते थे ना, 300 रुपए में महीने में 1 GB मिलता था, बस 1 GB मिलता था बस डेटा, 300 रुपए महीना, सोच के देखो। और अभी 300 रुपए का रिचार्ज कराओगे तो हर रोज का 1 GB मिलेगा आपको। हाँ हाँ, 2 GB मिलेगा आपको हर रोज। तो डेटा पहले क्या था? डेटा पहले क्या था? महंगा था। डेटा क्या हो गया बाद में? सस्ता हो गया। डेटा सस्ता हो गया मतलब उसकी डेटा की डिमांड बढ़ गई। पहले हम देख देख के यूज करते थे, अब पूछते भी नहीं कितना डेटा जा रहा है, हम चेक भी नहीं करते। दिन में एक एक आदमी 8-8 9-9 GB भी खत्म कर दे रहे, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, उससे भी ज्यादा खत्म कर रहे होंगे। तो बताओ, डेटा की कंजम्पशन बढ़ गई तो डेटा की कंजम्पशन को पूरा करने के लिए मार्केट में क्या आया है? डेटा सस्ता होने के कारण किसकी डिमांड बढ़ गई? स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, डेटा की डिमांड बढ़ने के कारण स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ गई, उसको बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड डिमांड। डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर अदर गुड्स। एक कमोडिटी की डिमांड के कारण जो कि डिपेंड करती है दूसरे कमोडिटी की डिमांड के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे? डिमांड ऑफ डिराइव्ड गुड्स। उसके बाद डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड मतलब when a commodity satisfy the wants directly, its demand is termed as direct demand. For example, demand for clothes, books, food is a direct demand as these items satisfy the wants direct. मतलब ऐसी कोई भी चीजें जो किसी की जरूरतों को पूरी कर रही है, जरूरतों मतलब समझते ना, जो कि बेसिक नीड्स है। क्या क्या उसकी बेसिक नीड्स है? कपड़े, पढ़ाई लिखाई, खाना। तो इनकी डिमांड होती है ना डायरेक्ट होती है। कैसी होती है? डायरेक्ट। अल्टरनेटिव डिमांड। अल्टरनेटिव डिमांड मतलब डिमांड इज नोन एज अल्टरनेटिव डिमांड व्हेन इट कैन बी सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट अल्टरनेटिव। मतलब एक चीज नहीं तो दूसरा सही, अल्टरनेटिव डिमांड उसको बोलेंगे। मतलब एक चीज आपकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है तो, अरे भाई आपको जाना है बिलासपुर, ट्रेन छूट गई तो आप किधर चल दोगे? बस से चल दोगे। बस छूट गई तो बाइक से चल दो। बाइक नहीं मिले तो कार से चल दो। नष्ट तो काम। इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब जब दो प्रोडक्ट मार्केट में compete कर रहे हैं आपस में, ठीक है, तो उस टाइप की जो डिमांड होती है, उनकी जो डिमांड्स होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव डिमांड। पढ़ते एक बार, व्हेन टू गुड्स आर
close substitute of each other and increase in demand of one product of them will decrease in demand of other, then the demand for any one of them is known as competitive demand. मतलब जैसे मैगी और जुप्पी, मैगी का डिमांड बढ़ते जा रहा है मार्केट में, मैगी का डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो मतलब अब जो कस्टमर है वो मैगी खा रहा है तो क्या नहीं खाएगा, यूपी यूपी या जुप्पी नहीं खाएगा क्या मलक को खाना है क्या मैगी? आई बात समझ में? इसके बाद बात आती है किसकी, सॉल्व्ड प्रैक्टिकल। तो हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। अब आप लोगों के पास एक काम दे रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या बोलता है पहले पढ़ के देखो क्या बोल रहा है। देयर आर 3 हाउसहोल्ड A, B and C in the market. From the following table calculate demand for household B at various level of price. तो मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, इसको पूरा फ्रेश माइंड से अपन पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों का अब काम ये है कि इस चैप्टर में जो बैक साइड में क्वेश्चन है ना, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है ना, आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू वगैरह पढ़ना है, ठीक है, एमसीक्यू वगैरह पढ़ना, जो क्वेश्चन आंसर है वेरी शॉर्ट, लॉन्ग या शॉर्ट जो भी है उसको खत्म करना। एमसीक्यू भी है इसमें, ठीक है। एमसीक्यू के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, कितने एमसीक्यू रे बाप, 49 एमसीक्यू है, एक और दे देता, आंसर भी दिया हुआ है ना एमसीक्यू का। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, ये आप लोगों को सॉल्व करना है, इसमें मैं कुछ कुछ आप लोगों को बनवा चुका हूँ, तो जो बन गया उसको रिपीट मत करना। उसके बाद वेरी शॉर्ट कितने हैं टोटल, हाँ कॉपी में लिखना है, 31 तो है वेरी शॉर्ट। उसके बाद शॉर्ट आंसर कितने हैं टोटल, 26 है, और लॉन्ग आंसर कितने हैं, 14 है। तो आप लोगों का अब काम जिम्मेदारी है कि पूरे क्वेश्चन आंसर लिखोगे। आंसर जिसका समझ में नहीं आएगा वो मेरे से पूछना, आंसर जो समझ में नहीं आएगा सर इसका आंसर क्या होगा मेरे से पूछना, मैं बता दूंगा। लेकिन आप लोगों को इसके आंसर लिखने, क्योंकि नोट्स में बहुत इजी लैंग्वेज में सब लिखा हुआ है, बस एक चीज मैं बोला था वो मार्जिनल यूटिलिटी वाला, वो उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा होगा, बाकी पूरे नोट्स में कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। तो मेरे को कॉपी कब तक दिखाओगे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके? हाँ ऐप में डाला हुआ है, ग्रुप में नहीं ऐप में डाला हुआ है, कब दिखाओगे कंप्लीट करके? हाँ ठीक है, लेकिन दो तरीका हो सकता है। अगर आप लोग की देखो क्या होता है मालूम है, अगर कहीं पे कोई चीज लिखी हुई रहती है ना तो याद करने में आसानी होती है, और ये लिखी हुई नहीं रहेगी ना तो एग्जाम टाइम पे आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी, आंसर खोजते रहोगे टाइम वेस्ट होता है। तो आप लोग भले 2 दिन का टाइम ले लो, जैसे 12th वाले बच्चे क्या करते मालूम है, इनके में मैक्रो है और माइक्रो है, और बाकी उन लोग सीबीएसई वाले उनके में इंडियन इकोनॉमी, तो उनके सिलेबस में नहीं है। तो इन लोग क्या करते हैं, मैं डेली बेसिस पे क्वेश्चन देता हूँ और उन लोग बैठ के लिखते हैं, 1 से 1.5 घंटा। उन लोग 4 बजे से आते हैं लेकिन उनकी क्लास 5:30 बजे स्टार्ट होती है, तो उन लोग क्या करते हैं 1.5 घंटा बैठ के बातचीत भी करते हैं लेकिन लिखते भी है, तो उनकी कॉपी धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रही है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, 4 बजे आते हो तो 4 से 5:30 आप लोगों की क्लास रहती है, तो 5:30 से 7 बजे तक बैठ के आप लोग लिख सकते हो, घर में अगर बोल लो तो, क्योंकि घर में मेरे को मालूम है बैठ के नहीं लिखोगे आप लोग, ठीक है। भले 5:30 से 7 मत करो, 5:30 से 6:30 कर लो, 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठो और लिख कर दिखाओ, क्लियर है। तो ये कब से चालू करोगे लिखना, आज से। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, अनसॉल्व प्रैक्टिकल, और ये पूरे बताने की जरूरत नहीं है, मिलता जुलता है, 1-2 में बता दूंगा ना, तो एक दो बताऊंगा, इधर 5 है तो उधर 5 है, तो इधर 2-3 बता दिया तो उधर के पूरे आप लोगों से बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। क्या करना है मैं समझा दूंगा आप लोगों को। तो इसके बाद अपन एक नया चैप्टर चालू करेंगे, तो आप लोग बोलो कि मैं इको चालू करूं कि बीएसटी चालू करूं, आप लोग बोलो। इसके बाद आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में इको की बीएसटी, आपका क्या बोलना है?
आपका क्या बोल रहे हैं कनक? कुछ भी आपका, कुछ भी आपका, इको आपका, इको आपका, इको ही चलने देते हैं। हाँ ठीक है, इको अपन नेक्स्ट चैप्टर इको चालू करेंगे, ठीक है। तो अगला चैप्टर कौन सा है बताओ आपके उसमें? प्राइस इलास्टिसिटी। हाँ तो अब यहाँ पे क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी भी आता है, इनकम इलास्टिसिटी भी आता है, और तो अपन जो है अपन उसके आगे का करते हैं, ठीक है। क्या होता है, इंटर रिलेटेड चैप्टर है। इंटर रिलेटेड चैप्टर होने के कारण अगर मैं डायरेक्ट कूदा दूंगा ना तो आपको उधर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखो अभी जो चैप्टर खत्म किए ना इसके बहुत सारे टर्म्स यूज करेगा प्राइस इलास्टिसिटी में, तो एक के बाद दूसरे के बाद दूसरे में जाएंगे ना तो स्किप हो जाएगा बीच का चीज, तो आप लोगों को फिर समझ ही नहीं, समझाना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोग मेरे को कौन सा इसके बाद वाला बोल रहे थे, लेकिन मैं बोला नहीं डिमांड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डिमांड वाला पूरा ग्रुप है। वैसे 7 कौन सा बोल रहे, प्रोडक्शन फंक्शन बोलो ना, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ, जरूरत नहीं अगर होगी तो मैं प्रोडक्शन फंक्शन चालू करवाती हूँ, ठीक है। आगे पीछे करके कंप्लीट कर लेंगे। चलो क्लास 1 फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।